हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे यूपी पीसीएस में 2012 से 2023 तक के आए मिसलेनियस के सारे प्रश्न। इसमें आपका इकोनॉमिक्स भी इंक्लूड है और पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। जन्म दर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला क्या है आपका, नगरीकरण जन्म दर को कम करने में सहायक है, तो बिल्कुल सही है। सेकंड क्या है, ऊंची साक्षरता दर का निम्न जन्म दर से सीधा संबंध है, तो सेकंड भी आपका सही है। कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, सुरिनसर मानसर झील। ये आपका कहाँ पे है? जम्मू और कश्मीर में है। सूर सरोवर आगरा में है। समसपुर पक्षी अभयारण्य मैनपुरी में है। सरसई नावर झील इटावा में है। भारत में अभी करंट में टोटल रामसर साइट की संख्या कितनी है? 82। भारत में अभी रामसर साइट की संख्या कितनी है? 82 है। सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में है? तमिलनाडु में। कितना है? 16 है। यूपी में कितना है? 10 है। और जो 2 नए रामसर साइट बने हैं बिहार से बना हुआ है, एक है आपका नागा पक्षी अभयारण्य और दूसरा है नकटी पक्षी अभयारण्य। ये दोनों नए रामसर साइट बने हैं जो कि बिहार से हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, हापुड़। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने धार्मिक यात्रा के लिए निम्न में से किस व्यक्तियों के लिए आरंभ की गई है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मजदूरों के लिए। उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने धार्मिक यात्रा के लिए निम्न में से किस व्यक्तियों के लिए आरंभ की गई है? तो मजदूरों के लिए। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? तो मद्रास में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। कब किया गया था? 1688 में। और 1826 में कलकत्ता और बॉम्बे में किया गया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 1901 में। और एक किनकी पुस्तक है? दादा भाई नौरोजी की। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित शहरों में से किस एक में देश का प्रथम भारतीय कौशल संस्थान स्थापित किया गया? तो कानपुर में। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और कब किया गया था? 19 दिसंबर 2016। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। स्टैचू ऑफ पीस भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो राजस्थान में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अच्छा, 2020 की बात है तो उस समय आपका एक करंट अफेयर का क्वेश्चन था और अभी स्टैटिक में चेंज हो गया है। स्टैचू ऑफ पीस भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो राजस्थान में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और किनकी प्रतिमा है? तो जैन आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज की प्रतिमा है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सुगम्य भारत अभियान संबंधित है? तो सुगम्य भारत अभियान किससे संबंधित है? दिव्यांग व्यक्तियों से। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। कब लॉन्च हुआ था? 3 दिसंबर 2015। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण निम्न में से किसने किया था? तो सिंपल क्वेश्चन है, क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण समुदाय का तत्व नहीं है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सांस्कृतिक विविधता। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण समुदाय का तत्व नहीं है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, सांस्कृतिक विविधता। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फवायदुल फवाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है, इसका संकलन किया था। तो किसने किया था? अमीर हसन सिजजी ने। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। फवायदुल फवाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है, जिसका संकलन किया था अमीर हसन सिजजी ने।
ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन अन्य तीनों की तुलना में ज़्यादा सूर्य की रोशनी परावर्तित करता है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ताजे बर्फ से ढकी भूमि, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ है संस्थान, दूसरी तरफ कहाँ पे है? अंतर्राष्ट्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान केंद्र नैरोबी में है, बिल्कुल सही है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में, ये भी आपका सही है। केंद्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान संस्थान बांदा, ये गलत है। ये आपका कहाँ पे है? ये आपका है झांसी में, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा झांसी, ये आपका है झांसी में। और डी क्या है? टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली सही सुमेलित है। तो पूछ क्या रहा है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ ग्रंथ है, दूसरी तरफ उसके रचयिता कौन है? तो जो रागमाला है, रागमाला के रचयिता कौन है? पुंडरीक विट्ठल। तो ए का आपका हो जाएगा तीसरा, ए का आपका हो जाएगा तीसरा। बी क्या है? रस कौमुदी, इसके लेखक है, रचयिता है श्रीकंठ। तो बी का आपका हो जाएगा चौथा, बी का आपका हो जाएगा चौथा। सी क्या है? राग विबोध, राग विबोध, इसके रचयिता है सोमनाथ। तो सी का आपका हो जाएगा पहला, सी का आपका हो जाएगा पहला। डी क्या है? चतुर्दंडी प्रकाशिका, इसके लेखक है वेंकट रमन। तो डी का आपका हो जाएगा दूसरा, डी का आपका हो जाएगा दूसरा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सोकोत्रा द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला क्या है? यह ओमान का एक द्वीप है जो अरब सागर में स्थित है। तो ये गलत है, अदन की खाड़ी में स्थित है। तो पहला आपका गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है? इसे 2008 में यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया था। तो सेकंड सही है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। केवल केवल सेकंड स्टेटमेंट आपका यहाँ पे सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, प्रतिपुष्टि जानकारी देना प्रभावी रूप से व्यवहार के प्रबंधन एवं कार्यकुशलता को बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। यह प्रकार है, तो यह किसका प्रकार है? अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण का, कम्युनिकेशन का। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। प्रतिपुष्टि जानकारी देना प्रभावी रूप से व्यवहार के प्रबंधन एवं कार्यकुशलता को बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। यह प्रकार है अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण का। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दो समानांतर टीमों के बीच एक फुटबॉल मैच देखने के बाद एक व्यक्ति जोर देकर कहता है कि वह पहले से जानता था कि विशेष टीम या विजेता टीम जीतने वाली थी। यह किसका एग्जाम्पल है? तो यह आपका है पश्च दृष्टि अभिनति का। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हिंडसाइड बायस। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। दो समानांतर टीमों के बीच एक फुटबॉल मैच देखने के बाद एक व्यक्ति जोर देकर कहता है कि वह पहले से जानता था कि विशेष टीम या विजेता टीम जीतने वाली थी। यह किसका उदाहरण है? तो हिंडसाइड बायस का। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, वह संप्रेषण जो किसी संगठन में समय बचाता है और समन्वय को सहज बनाता है क्या कहलाता है? तो इसे कहते हैं पार्श्विक संप्रेषण। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बाकी मैंने पिछले क्लास में या फर्स्ट क्लास में ही ऊर्ध्वगामी क्या होता है, अधोगामी संप्रेषण क्या होता है बताया हुआ है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निर्णय लेने के संदर्भ में व्यक्तिगत संभाव्यताओं को आमतौर पर कहा जाता है तो क्या कहते हैं? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, आत्मनिष्ठ संभाव्यता। निर्णय लेने के संदर्भ में व्यक्तिगत संभाव्यताओं को आमतौर पर कहा जाता है आत्मनिष्ठ संभाव्यता। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सचेतन श्रवण में बाधा नहीं है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, द्विक दृष्टिकोण। निम्नलिखित में से कौन सचेतन श्रवण में बाधा नहीं है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, द्विक
दृष्टिकोण। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी समस्या का समाधान अपने पूर्वानुभाव के आधार पर करने का प्रयत्न करता है, उसे कहा जाता है मानसिक विन्यास। यदि कोई व्यक्ति किसी समस्या का समाधान अपने पूर्वानुभव के आधार पर करने का प्रयत्न करता है तो उसे कहा जाता है मानसिक विन्यास। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संप्रेषण प्रक्रिया में सूचना को जानबूझकर हेरफेर करना कहलाता है निस्यंदन। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निर्णय लेने का उद्देश्य होना चाहिए, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा सर्वश्रेष्ठ विकल्प का निर्धारण। निर्णय लेने का उद्देश्य होना चाहिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प का निर्धारण। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा किसी समस्या के समाधान हेतु चिंतन का तरीका नहीं है, तो एनाग्राम्स। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। एनाग्राम्स क्या होता है? शब्दों का खेल है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पारस्परिक लेन देन के रूप में संप्रेषण मॉडल के अनुसार लोगों के मध्य अंतःक्रिया है, तो सहकालिक अंतःक्रियात्मक। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। पारस्परिक लेन देन के रूप में संप्रेषण मॉडल के अनुसार लोगों के मध्य अंतःक्रिया है सहकालिक अंतःक्रियात्मक। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संचार प्रभावी होगा यदि वह तत्काल प्राप्त किया जाए, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। समान समूह के सदस्यों के मध्य संप्रेषण है, तो किस टाइप का होता है? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा पार्श्विक संप्रेषण। समान समूह के सदस्यों के मध्य संप्रेषण है, कम्युनिकेशन है, पार्श्विक संप्रेषण। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान में विभाजित करो और जीतो रणनीति का एक संस्करण है, तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा साधन साध्य विश्लेषण। निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान में विभाजित करो और जीतो रणनीति का एक संस्करण है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा साधन साध्य विश्लेषण। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। समस्या समाधान प्रक्रिया अनिवार्य रूप से एक भ्रमण है, तो समस्या परिक्षेत्र के माध्यम से। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। समस्या समाधान प्रक्रिया अनिवार्य रूप से एक भ्रमण है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा समस्या परिक्षेत्र के माध्यम से। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पाराभाषा पैरा लैंग्वेज में सम्मिलित नहीं है, तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा मौखिक अंतःक्रिया। निम्नलिखित में से कौन सा एक पैरा लैंग्वेज में सम्मिलित नहीं है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा मौखिक अंतःक्रिया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रीजनिंग का क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे क्या होगा बताना है आपको, जहाँ पे क्वेश्चन मार्क है तो करना क्या है। देखो यहाँ पे पहले इसे देखो, आप सबसे पहले क्या करते हो, सबसे बड़ा है ना उसे चूज करते हैं। तो 28 है। अच्छा 28 आया कैसे होगा, तो 4 को 7 से मल्टीप्लाई किया 28 आ गया। अब इसमें देखते हैं कि मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। 15 को जब 3 से आप मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 45 आएगा। तो सेम कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे लगा दो। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, क्या आएगा यहाँ 10 आएगा। और सब में है क्या है, देखो सब में आपका है ABC, तो जिसमें 10 होगा वही आंसर होगा। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 10C, ठीक है, क्योंकि सी तो सारे ऑप्शन में है और यहाँ पे होगा 10, तो मतलब 10C आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निर्णय लेने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पहला क्या है, मानवीय तार्किकता सीमित है। और सेकंड क्या है, कोई भी व्यक्ति अभ्यास के माध्यम से अपने निर्णय लेने में सुधार कर सकता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, दोनों आपका सही है, पहला भी सही है और दूसरा भी सही है।
तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 3 दिया हुआ है तो आपसे पूछ रहा है कि 1 माइनस ए का होल क्यूब प्लस 1 माइनस बी का होल क्यूब प्लस 1 माइनस सी का होल क्यूब माइनस 3 1 माइनस ए 1 माइनस बी 1 माइनस सी का मान क्या होगा। तो हम सबसे पहले तो एक फॉर्मूला जानो कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इक्वल टू 0 होता है कब, जब a प्लस बी प्लस सी आपका 0 हो। अब यहाँ पे देखते हैं, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 3 है, तो 3 को आप ऐसे लिख सकते हो 1 प्लस 1 प्लस 1। अब क्या करना है, सबको लेफ्ट साइड भेज दो, ठीक है, सबको लेफ्ट साइड राइट साइड भेजो। तो क्या लिखोगे आप, 1 माइनस ए प्लस, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, सबको राइट साइड आपने भेज दिया, तो 1 माइनस ए प्लस 1 माइनस बी प्लस 1 माइनस सी इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखो किस फॉर्म में है, 1 माइनस ए 1 माइनस बी 1 माइनस सी, 1 माइनस ए को पूरा ए मान लो आप, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, ए की जगह पे 1 माइनस ए है, बी की जगह पे 1 माइनस बी है, सी की जगह पे 1 माइनस सी है। तो किस फॉर्म में आ गया है, 1 माइनस ए का होल क्यूब प्लस 1 माइनस बी का होल क्यूब प्लस 1 माइनस सी का होल क्यूब माइनस 3 1 माइनस ए 1 माइनस बी 1 माइनस सी, इस फॉर्म में है आपका। और आप क्या देख रहे हो कि 1 माइनस ए, इसको कैपिटल ए मान लो और इसको कैपिटल बी, इसको कैपिटल सी, तो a प्लस बी प्लस सी 0 आ रहा है ना, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं, निम्नलिखित में से व्यवहार परिवर्तन को प्रभावित करने की आधारभूत प्रविधि कौन सी है। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, संप्रेषण। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से व्यवहार परिवर्तन को प्रभावित करने की आधारभूत प्रविधि कौन सी है, संप्रेषण, कम्युनिकेशन। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अंतर्वैयक्तिक संघर्ष का सबसे अधिक उद्धृत स्रोत है। तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, कमजोर संप्रेषण। अंतर्वैयक्तिक संघर्ष का सबसे अधिक उद्धृत स्रोत है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, कमजोर संप्रेषण। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, समस्या पर निद्रा एक प्रकार है किसका, उद्भावन का, इंक्यूबेशन का। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कथन क्या है, संचार के लिए चंद्रमा को एक उपग्रह के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सही है। कारण क्या है, चंद्रमा पृथ्वी के भूमध्य रेखीय सतह में गति नहीं होती है, तो कारण भी सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। दोनों ए तथा आर सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। इसके अलावा और भी रीजन होते हैं, कभी बाद में बताऊंगा मैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सक्षमता, संबद्धता और स्वायत्तता की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किन कौशलों का एक प्रभावी भंडार आवश्यक है। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, अंतर्वैयक्तिक कौशलों का। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। सक्षमता, संबद्धता और स्वायत्तता की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किन कौशलों का एक प्रभावी भंडार आवश्यक है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, अंतर्वैयक्तिक कौशलों का। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, समस्या समाधान में सादृश्यता का उपयोग दर्शाता है। तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, तकनीकों का अनुप्रयोग जिनका उपयोग पिछली समान परिस्थितियों में किया गया था। समस्या समाधान में सादृश्यता का उपयोग दर्शाता है तकनीकों का अनुप्रयोग जिनका उपयोग पिछली समान परिस्थितियों में किया गया था। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, संगठनों में अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला क्या है आपका, एक दक्ष संप्रेषण सदैव प्रभावी नहीं होता है। सेकंड क्या है, एक प्रभावी संप्रेषण सदैव दक्ष नहीं होता है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा 1 और 2 दोनों सही है। 1 और 2 दोनों सही है। एक दक्ष संप्रेषण सदैव प्रभावी नहीं होता है, सही है। दूसरा है, एक प्रभावी संप्रेषण सदैव दक्ष नहीं होता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 1 और 2 दोनों सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, प्रभावी समस्या समाधान का इष्टतम ढंग है। तो कौन सा आंसर यहाँ पे सही होगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, पारंपरिक एवं गैर पारंपरिक चिंतन को संतुलित करना।
प्रभावी समस्या समाधान का इष्टतम ढंग है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, पारंपरिक एवं गैर पारंपरिक चिंतन को संतुलित करना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ड्यूमा का संबंध रूस से उसी प्रकार है जिस प्रकार सोडा का संबंध है अफगानिस्तान से। सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरूप अंतःवैयक्तिक संप्रेषण की गत्यात्मकता पर बल देता है? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? समव्यवहार प्रतिरूप। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरूप अंतःवैयक्तिक संप्रेषण की गत्यात्मकता पर बल देता है? तो समव्यवहार प्रतिरूप। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। समस्या समाधान में वर्तमान जानकारी को रूपांतरित किया जाता है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, आंतरिक मानसिक प्रतिनिधित्व में। समस्या समाधान में वर्तमान जानकारी को रूपांतरित किया जाता है आंतरिक मानसिक प्रतिनिधित्व में। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सृजनात्मक समस्या समाधान संबंधित है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अपसारी चिंतन से आपका आंसर हो जाएगा। सृजनात्मक समस्या समाधान संबंधित है तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, अपसारी चिंतन से। अच्छा, अभिसारी चिंतन क्या होता है? तो अभिसारी चिंतन में इसकी आवश्यकता वैसी समस्याओं को हल करने में पड़ती है जिनका मात्र एक सही उत्तर होता है। वो आपका क्या होता है? अभिसारी चिंतन होता है। और अपसारी चिंतन क्या है? अपसारी जो चिंतन एक मुक्त चिंतन है जहाँ व्यक्ति अपने अनुभवों के आधार पे समस्याओं के अनेक उत्तर सोच सकता है। तो ये डिफरेंस है अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विवाद सदैव समाहित करता है मतभेद को? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्यक्ति के कार्य समय का लगभग कितने प्रतिशत भाग अंतःवैयक्तिक संप्रेषण में व्यस्त होता है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 80 से 90%। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित समितियों में से किसने मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया है? तो अलग समिति। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जो अलग समिति था 1977 में गठित हुआ था और 1979 में इसने रिपोर्ट सबमिट की थी। तेंदुलकर समिति ने 2019 में रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और जो लकड़वाला समिति है इसने 1993 में रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और रंगराजन समिति जो है 2012 में गठित हुआ था और जून 2014 में इसने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। और सारे किससे संबंधित है ये भी आपसे पूछ सकता है, तो पॉवर्टी से, ठीक है, पॉवर्टी एस्टिमेशन से। और आज के आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित सूचकांकों में से कौन सा मानव विकास सूचकांक की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? सामाजिक असमानता। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। निम्नलिखित सूचकांकों में से कौन सा मानव विकास सूचकांक की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो सामाजिक असमानता। इसके अलावा 2-3 और पॉइंट आपको याद रखना है। ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है कौन देता है? यूएनडीपी जारी करता है। इसके अलावा जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आपका आया था 2023-24 रिपोर्ट आया हुआ था 2023-24, लेकिन इसमें आपका डाटा जो था कि 2022 का था, ठीक है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक कितनी थी? 134। स्कोर कितना था? 0.644। और कौन से कैटेगरी में भारत को रखा गया है? मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी में। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करंट अफेयर को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।